चलो यार बच्चों, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक में स्टार्ट करो। 12th महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अच्छे से ध्यान देना। आ जा मुन्ना, देखो यहाँ पे हम लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। किसका? फिनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये क्या है? फाइनल अकाउंट, यानी क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट है। वैसे अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाएगा। अगर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन ही स्टेटमेंट आएंगे, एक ट्रेडिंग, एक पीएनएल और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी की बात करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के साथ में, बरोबर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कैश फ्लो का एनालिसिस करना है क्या? नो, हम लोगों को ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है, राइट। आ जाओ, ध्यान देना बेटा अच्छे से। सबसे पहले तो एनालिसिस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेशोज। अब रेशो क्या होता है? जब कभी भी दो नंबर को मुझे कंपेयर करना है तो मेरे पास एक टूल है, उस टूल का नाम, एक हथियार, टूल, औजार, जिसका नाम है रेशो। सर एग्जाम्पल बताओ इसका। फॉर एग्जाम्पल देखो तो ज़रा, आपने अकाउंट्स का पेपर लिखा, आपको अकाउंट्स के पेपर में 100 में से मिले 80 नंबर। अब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करते हो? आपको 100 में से 80 नंबर मिले, यानी कितना परसेंट हुआ? 80%। ये है रेशो। ये क्या है? रेशो। सो रेशो बेसिकली हम लोग दो नंबर को, दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इसी को प्यार से मैं रेशो एनालिसिस भी बोलता हूँ, जहाँ पे मैं दो फिगर को कंपेयर कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे कौन सी फिगर्स को कंपेयर करना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट की। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बताओ कौन सा अकाउंट है? ये देखो तो, ट्रेडिंग अकाउंट। बोल ट्रेडिंग में क्या आता है डेबिट में? बोल बेटा। बरोबर है, ऐसे ही कुछ रहेंगे ना। और क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या आएगा इधर? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 20, सेल है आपका 100। अब ये दो फिगर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कौन सी दो फिगर बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट और सेल। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20। सेल कितना है? 100। अब इन दो फिगर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। बोल 20 अपॉन 100 इंटू 100, बोल कितना परसेंट आया? ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या मतलब हुआ इसका? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके सेल्स के कंपैरिजन में 20% है। बोल वापस, बोलो बोलो बोलो। आपके सेल्स के कंपैरिजन में कितना है? 20%। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। उसी को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ ले, नेट प्रॉफिट आया 10। अब मैं कंपेयर करूंगा नेट प्रॉफिट को और सेल्स को। बोल सेल्स कितना है? 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 10। तो बता 10 अपॉन 100 कितना परसेंट हुआ? ये है नेट प्रॉफिट रेशो।
मैंने यहाँ पे कौन कौन सी फिगर का कंपैरिजन किया बता, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, उसके बाद नेट प्रॉफिट और सेल, राइट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, सेल, नेट प्रॉफिट, ये सारी फिगर कहाँ से ली मैंने, फिनेंशियल स्टेटमेंट से, और इसीलिए इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमें समझ में आ जाता कौन से बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है, कौन से बिजनेस में कितना हम लोग नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यस और नो। तो मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेशो, विद द हेल्प ऑफ रेशो। ये टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस है, सिर्फ फॉर्मूला याद है, टॉपिक खत्म। आ जाओ। काफी सारे बच्चे इस टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ देते हैं, ऑप्शन में छोड़ना नहीं है, ऑप्शन में निकलता है टॉपिक 12th की एग्जाम में, बट ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, इसको करना है पूरा अच्छे से। अब रेशो में कहाँ से रेशो आ सकते हैं, बैलेंस शीट से। मतलब क्या हुआ इसका, ये रेशो में जो हमने फिगर लिया वो फिगर कहाँ से ली, बैलेंस शीट से। रेशो और कहाँ से आ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से। मतलब इसमें जो भी फिगर हमने लिया वो कहाँ से लिया, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट म्हणजे बोलो बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों को प्यार से बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। जैसे मैं भी इंसान, आप भी इंसान, हम दोनों को क्या बोलते हैं, इंसानों की कैटेगरी में। तो वैसे ट्रेडिंग और P&L दोनों कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, बरोबर। बैलेंस शीट पोजिशनल स्टेटमेंट, क्योंकि वो बिजनेस की औकात, बिजनेस की पोजीशन बताती है। और कुछ रेशो कंबाइन है। कंबाइन मतलब एक फिगर लिया बैलेंस शीट से, दूसरी फिगर लिया इनकम स्टेटमेंट से। यहाँ पे दोनों भी फिगर कहाँ से थी, बैलेंस शीट से। यहाँ पे दोनों भी फिगर कहाँ से थी, इनकम स्टेटमेंट से। तो ये 4 रेशो हमने बनाए, ये 2 रेशो, कितने फार्मूला हो गए, 4 और 2 6, और ये कंबाइन है, 8 फार्मूला याद रखना है। आज सबसे पहले तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। हाँ बोलो, कब बनाते हैं हम लोग, जनरली साल के आखिरी में। जनरली कब बनाते हैं, साल के आखिरी में, जनरली एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर समराइज्ड। पूरे साल भर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को हम लोग 2-3 पेजेस में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में ले लेते हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समराइज स्टेटमेंट, बरोबर है क्या, समरी इंफॉर्मेशन है। द स्टेटमेंट विच प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी, सॉल्वेंसी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और टू जज द फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेटस, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या, ऐसे स्टेटमेंट जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, मतलब ट्रेडिंग P&L, बिजनेस की एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी बताते हैं। एफिशिएंसी अगेन ट्रेडिंग P&L, एफिशिएंसी मतलब बिजनेस एफिशिएंट वे में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सॉल्वेंसी यानी बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने की हमारी औकात है कि नहीं है, मतलब बैलेंस शीट। उसके बाद टू जज द फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेटस, यानी अगेन बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट से हमें क्या समझ में आ जाता है, सॉल्वेंसी, फिनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेटस। और एफिशिएंसी कहाँ समझ में आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ समझ में आएगी, इनकम स्टेटमेंट से, यानी ट्रेडिंग P&L से। डायरेक्टली आ जाओ नीचे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट कंसर्न। फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, प्रॉफिट कंसर्न, यानी ऐसी एंटिटी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, एज वेल एज नॉन प्रॉफिट कंसर्न, NPO, मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं क्या, यस। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग भी लिख देना चाहिए था, बट इंपॉर्टेंट की बात चल रही तो बैलेंस शीट और P&L। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग 2 एस्पेक्ट देखते हैं, एक तो एनालिसिस ऑफ डेटा और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। पहले तो एनालिसिस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट था 20, सेल था 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो क्या है बेटा, 20%। फिर इंटरप्रिटेशन करो, रुक बेटा, सेल
का किया तो ग्रॉस प्रॉफिट तुझे सेल का 20% मिलेगा, ये है इंटरप्रिटेशन। सेल 1000 का किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 200 का। सेल 10,000 का किया तो उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट 2000। सेल 1,00,000 का किया तो उसका 20% 20,000। ये है इंटरप्रिटेशन। सो दो चीज़ है, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना और इंटरप्रेट करना, दो चीज़ें इसमें आएगी। क्यों करते हैं ऑब्जेक्टिव, थ्योरी क्वेश्चन के लिए मार्क करके रखना, एग्जाम में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्यों करते फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस? सबसे पहली वजह प्लानिंग में काम आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर प्लानिंग, ओन लैंग्वेज में भी लिखा तो भी चलेगा। दूसरा, एस्टिमेटिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग एस्टिमेट करने में आसानी हो जाती है। सब बिजनेस की अर्निंग एस्टिमेट करना मतलब पिछले 4 साल से मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है, तो शायद इस बार भी 20% के आसपास ही रहेगा। तो मतलब मैंने अंदाज लगाया कि नहीं, तो अंदाज लगाने में हेल्प होती है क्या, बोलो, बोलते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ, टू असिस्ट, मदद हो जाएगी किसमें, इन इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन। कहीं इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, मुझे मेरे पास 100 करोड़ है, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं रिलायंस कंपनी के कुछ रेशोस का एनालिसिस करूँगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा रिलायंस कंपनी फ्यूचर में कहाँ तक किस हद तक आगे बढ़ने वाली है। सो रेशो एनालिसिस से मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मैंने पिछले 4 साल के रेशोस का कैलकुलेशन किया पिछले 4 साल में, बराबर है, और अंदाज लगाया कि हर साल 2-5% की ग्रोथ हो रही है, तो मैं क्या आगे भी ऐसा सोच सकता हूँ कि और 2-5% की ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद डिसीजन लेने में मुझे रेशियो एनालिसिस मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो एनालिसिस मुझे क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या लूँगा, डिसीजन। जैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेना है या पेट्रोल बाइक लेना है, तो पहले क्या निकालेगी, दोनों की इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप क्या लोगे, डिसीजन। वैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट की भी इंफॉर्मेशन आपको समझने लायक लैंग्वेज में कैसे मिलेगी, रेशियो एनालिसिस से। फिर आप क्या लोगे, डिसीजन। यस और नो? हेल्प मैनेजमेंट इन असिस्टिंग इन असेसिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है कैसे, एनालिसिस की मदद से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट वे में काम, ये तो मैनेजमेंट को कैसे समझेगा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी नहीं कर रही है। इस बार है 25%, पिछली बार सेल के मुकाबले 20% प्रॉफिट होता था, इस बार सेल का 25 हो रहा, तो बोलो अच्छा है कि बुरा? अच्छा। पिछली बार 20 था, इस बार 17% का प्रॉफिट हुआ, अच्छा है कि बुरा? बुरा। पिछली बार 20% का प्रॉफिट हुआ, इस बार 17 ही हुआ, कम हो गया ना 3% से। तो मैनेजमेंट को आएगा अच्छा बुरा, बोल, रेशियो एनालिसिस से। टू प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस, कैसे समझ में आएगा, रेशियो एनालिसिस से। इकोनॉमिक रिसोर्सेस के एग्जांपल लिख लो, मैन, मशीन, मनी, सोर्सेस है ना सारे, मैन, मशीन, मनी, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, रेशियो एनालिसिस से। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन नेट रिसोर्सेस अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। चेंजेस इन नेट रिसोर्सेस मतलब क्या, पिछले साल मेरा कैश का बैलेंस था 10,000, इस बार के आखिरी में कैश का बैलेंस 8,000 है, कैश 2,000 का ही तो यूज़ किया ड्यूरिंग द पीरियड नेट। पिछले साल मेरे पास बैलेंस था 10 लाख, इस बार मशीन का बैलेंस है 15 लाख, लगता है नई मशीन खरीदी 5 लाख की, तो चेंजेस इन रिसोर्सेस समझ में आएगा क्या, रेशो से। डिस्क्लोज अदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट और यूज ऑफ द और नीड ऑफ द यूजर्स, और बाकी लास्ट वाला पॉइंट तो वेग है, बाकी इंफॉर्मेशन भी हमें बताता है। कुछ लिमिटेशंस है फिनेंशियल स्टेटमेंट के, इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन के लिए। मेन लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके सिर्फ फायदे ही नहीं है, इसके नुकसान भी है। सर क्या नुकसान है इसके, अब बताता हूं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर। रेशियो एनालिसिस में हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, फिगर को, नंबर को। किसको कंपेयर करते हैं,
फिगर, नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 20, सेल 100, तो 20 और 100 ये फिगर को कंपेयर किया, नंबर को। हमने क्वांटिटी को कंपेयर किया, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया ही नहीं। कंपनी का एक डायरेक्टर है, वो छोड़ के चला गया, बताओ ये रेशियो एनालिसिस में स्टडी हो पाएगा कि इसका? नहीं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। बोलिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है क्या? नो। ये कैसी इंफॉर्मेशन है? क्वालिटेटिव। तो ये रेशियो एनालिसिस की विडंबना है, लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि हम लोग सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का स्टडी कर सकते। ये हिस्टोरिक बेसिस पे, जो भूतकाल में बीत गया, बोल बेटा, बोल बोल, क्या बोला मैंने अभी? जो भूतकाल में बीत गया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। फ्यूचर को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। मतलब हम लोग सिर्फ हिस्ट्री को देख करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। फ्यूचर जब भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हिस्ट्री को भी देखना है और फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसको भी कंपेयर करना है, देखना है, सोचना है उसके बारे में। सो दोनों को मिला के करना है। बट रेशियो एनालिसिस में क्या है, सिर्फ पुरानी इंफॉर्मेशन को फिनेंशियल स्टेटमेंट से लेके रेशियो एनालिसिस कर देते हैं, तो ये भी तो लिमिटेशन ही है। देन बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ओहो, अब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जब करते हैं तो डेटा कहाँ से लेते बता? फिनेंशियल स्टेटमेंट से। सेंस ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो डेटा कहाँ से लेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट से। फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन की मदद से। अब बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशन तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो आज के डेट में रिलेवेंट ही नहीं है। अब तुम बताओ, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट जिन कॉन्सेप्ट के भरोसे बना है, वो कॉन्सेप्ट आज की तारीख में रिलेवेंट ही नहीं है। जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अमेरिका में फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इंडिया में कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेवेंट ही नहीं है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया था, बरोबर है? वो कॉन्सेप्ट जब रिलेवेंट ही नहीं है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के भरोसे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, और वही फिनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। तो ये तो गलत ही है ना। देखो क्या लिखा है, financial statements are prepared on the basis of certain concepts and convention. This means that these statements are far away from the reality. अब तुम बताओ, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर ले रहे हैं वो फिनेंशियल स्टेटमेंट ही रियलिटी से बहुत दूर है। तो बताओ, उनसे लिया हुआ डेटा कोई काम का है क्या? ये कैलकुलेटर खराब है तो इससे आने वाला रिजल्ट सही रहेगा क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब है तो वही फिनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर लेकर के एनालिसिस करेंगे तो सही रहेगा क्या? और सर फिनेंशियल स्टेटमेंट क्यों खराब है? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन रियलिटी शो ही नहीं करते। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यस और नो? उसके बाद रेशियो एनालिसिस इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। एनालिसिस जो इंसान करेगा वो इंसान उसके पर्सनल जजमेंट भी अप्लाई करेगा एनालिसिस करते समय। अब तुम बताओ, हर पर्सन का जजमेंट सेम रहेगा क्या? नो। तो सबका रेशियो एनालिसिस का रिजल्ट भी सेम आएगा क्या? नो। क्या फायदा? ये तो ऐसी बात होगी, तुमको बुखार आया, 4 डॉक्टर के पास गए, चारों डॉक्टर ने अलग अलग दवा दी, आप कंफ्यूज हो गए कौन सी दवा लेना, क्योंकि हर डॉक्टर अपने अपने जजमेंट के हिसाब से दवाई देगा। तो ठीक उसी प्रकार से रेशियो एनालिसिस जो इंसान करेगा उसके पर्सनल जजमेंट भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे क्या? यस। इसीलिए इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। देन बीइंग अनकंपेरेबल, ओहो हो, डिफरेंस इन डेट ऑफ द प्रिपरेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग है तो हमारा रेशियो एनालिसिस कंपेरेबल नहीं है। सर मतलब मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इस पीरियड के ग्रॉस प्रॉफिट को इस पीरियड के सेल के साथ कंपेयर किया। तुम बताओ, मैं 2 साल पहले का ग्रॉस प्रॉफिट और करंट ईयर के सेल को कंपेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं। करंट ईयर का ही जीपी होना और करंट ईयर का ही सेल होना, अलग अलग डेट का डेटा लिया तो वो कंपेरेबल नहीं है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है, अनकंपेरेबल। अच्छा,
स्टील इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोथ इंडस्ट्री का सेल लिया, ये दोनों इंडस्ट्री का डेटा कंपेरेबल है क्या? नो। फूड इंडस्ट्री का और एजुकेशन इंडस्ट्री का डेटा कंपेरेबल है क्या? नो। सो दो अलग अलग इंडस्ट्री का या दो अलग अलग डेट का डेटा कंपेरेबल नहीं है। सेम बिजनेस सेम पीरियड होना चाहिए। स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक स्टेटमेंट यानी क्या है बेटा? Financial statements are static in nature. They represent the absolute figure. They do not present the process by which the figures are arrived. Financial statement हम लोग कौन से दिन बनाते हैं? एज ऑन डेट। बैलेंस शीट कब बनाते हैं? एज ऑन डेट। वो स्टैटिक है, उस दिन क्या था बस इतना बताता है। बैलेंस शीट में जो फिगर कैसे आई वो बैलेंस शीट नहीं बताता। बैलेंस शीट सब बस इतनी बताती है कि आज असेट इतनी है और आज लाइबिलिटी इतनी है। वो फिगर कैसे आई वो नहीं बताती। इसीलिए इसको क्या बोला है? ये स्टैटिक इन नेचर है एंड अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इतना लंबा चौड़ा पेपर में लिखना नहीं, बस इतना भी लिख दिया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है? किसी ने इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की, किसी ने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन बदल दी, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत। और फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत तो उससे करने वाला एनालिसिस भी गलत। विंडो ड्रेसिंग यानी लड़कियां शादी के पहले विंडो ड्रेसिंग करती है, जनरली मेकअप वेकअप करती है, मतलब जो है उससे अच्छा दिखाना, इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में विंडो ड्रेसिंग। लड़के भी करते हैं। लड़के भी शादी के समय बाल नहीं है सर पे फिर भी वीग लगा दिया, विंडो ड्रेसिंग। अच्छा दिखाना, जो है उससे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना, गलत। बैलेंस शीट के अंदर में इंफॉर्मेशन को हम लोग बदल सकते हैं क्या? यस। को छेड़छाड़ कर सकते हैं तो ये विंडो ड्रेसिंग है। और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को छेड़छाड़ कर दिया मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट बदल दिए, मतलब रेशियो एनालिसिस भी गलत हो जाएगा ना उनसे करने वाला। गलत स्टेटमेंट का एनालिसिस का रिजल्ट भी गलत ही आएगा। अब एनालिसिस कैसे करना है अच्छे से ध्यान देना। ये बैलेंस शीट दी है, मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट है। देखो ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। हमने बैलेंस शीट कैसे देखी है? लेफ्ट में लायबिलिटी और राइट में एसेट। यहाँ पे ये हमने ऐसा देखा, इनका बस ऐसा है, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट, बरोबर। ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और ये कंपनी के बैलेंस शीट की असेट साइड है। ये वन लायबिलिटी साइड और ये नीचे में क्या है? असेट साइड। और ये दोनों भी टोटल टैली हो जाएगी। डेटस ये आपकी असेट 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 असेट। अब ये कैसे बनाया क्या बनाया सब बताता हूँ, बरोबर है। ये कंपनी की बैलेंस शीट आप लोगों को 12th में नहीं है, बरोबर है। वापस एक बार बोलता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट आप लोगों के 12th में एग्जाम के लिए नहीं है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से। क्योंकि 12th में आप लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट है ही नहीं, आएगा बीकॉम में, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो उसमें। डन। अब आ जाओ, हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग साथ में रहना बेटा। इधर जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यस है बेटा, ध्यान दे दो सब लोग। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है ना भैया? नहीं तो पता चला हम लोग आगे बढ़े जा रहे। कहाँ गया रे? रिकॉर्डिंग, यस, ऑन। ऑन ऑन ऑन, ठीक है। आज अब अच्छे से ध्यान देना, करते हैं एनालिसिस कैसे करना है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर इजी एकदम, कोई इसमें आपको अकाउंट्स नहीं बनाना है, कोई जर्नल एंट्रीज भी नहीं करना है। क्या बात कर रहे हो? नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, याद रख, बराबर है। आ जाओ,
देखो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, ये हॉरिजेंटल बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर दो वर्टिकल शीट में, बराबर है। कंपनी की कैसी वर्टिकल बैलेंस शीट रहती है, वैसी वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। इसको हॉरिजेंटल को, बहुत इजी काम है, दुनिया का सबसे आसान काम। सर कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान दे दो, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर ये आपके टेक्स्ट बुक का, बरोबर है। यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, सभी के पास क्वेश्चन होगा, यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, दिख रहा है सभी को, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, बरोबर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब की है ये, एज ऑन 31 मार्च 19। अब इसको कन्वर्ट करना है वर्टिकल बैलेंस शीट में, बरोबर, करो कन्वर्ट। हॉरिजेंटल में लेफ्ट में लायबिलिटी, राइट में एसेट है, वर्टिकल में बोल बोल, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट। आ जाओ, एक पेज का फॉर्मेट बना लो, आधे में ऊपर लायबिलिटी लिख देंगे और पेज के नीचे के आधे में असेट लिख देंगे, राइट। डन, चलो लिखो बेटा, अभी ध्यान देना। अब लायबिलिटी को ये लोग क्या कहते, देखो मैंने लिखा ए लायबिलिटी को ये लोग बोलते पैसा कहाँ कहाँ से आया, और असेट को ये लोग बोलते पैसा कहाँ का यूज किया। अच्छा, धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, बोल बोलो, धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ओके, और बोलो, पार्टनर्स ने लेके आया या ओनर लेके आया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, बरोबर, कैपिटल से पैसा आता, और बोलो, लोन लिया तो पैसा आता है, उधार लेते हैं या तो ओनर लाता है। सो धंधे में पैसे आने के दो रास्ते हैं, पहली बार जब पैसा आता है तो दो रास्ते, एक तो ओन फंड, बोल क्या बोलते हैं, बोल ओन फंड, और दूसरा लोन फंड, बोलो 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 फटाफट से, ओन फंड और लोन फंड। ओन फंड ओनर का पैसा, लोन फंड बाहर से उधार लिया। बाहर से किस किस से लेंगे, क्रेडिटर से, बैंक है, यस और नो। अब यहाँ पे देखो तो लायबिलिटी, लायबिलिटी में रहते हैं ना ओन फंड लोन फंड, ओन फंड यानी कैपिटल, कैपिटल कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में, लोन भी कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में। सो लायबिलिटी साइड का ही दूसरा नाम आज के बाद आपको पता चल गया, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहाँ कहाँ से आया। तो यहाँ पे लिखो सोर्सेस ऑफ फंड, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड आपकी। एग्जाम में लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं, बस सोर्सेस ऑफ फंड लिख लेना। आपको बता रहा हूँ कि इसको असली में क्या कहते हैं, लायबिलिटी साइड, बरोबर ना। आप जो पुरानी बैलेंस शीट बनाते थे उसमें जो लायबिलिटी साइड है, मतलब ये सोर्सेस ऑफ फंड। बोलो कहाँ कहाँ से आता है पैसा, हाँ बोलो, ओन फंड और लोन फंड। सब लोग बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हाँ लिखो ओन, ओन बोलने से अच्छा ओनर्स फंड बोल दो, ओनर्स फंड पहला आइटम, ओनर्स फंड, बरोबर है क्या, डन। चलो अब ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाता है, देखो तो, कैपिटल, रिजर्व भी मालिक का ही है ना, रिजर्व भी मालिक का ही है, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट भी किसका है, मालिक का। तो ये दोनों भी कौन से फंड है, ओन फंड, ओएफ लिख दिया मैंने, ओनर्स फंड,
और ये 12% लोन और करंट लाइबिलिटी है मालिक का या बाहर वालों को देना है? को देना है बाहर वालों को। बाहर वालों को जो देना है वो हमारे लिए क्या है? लोन फंड। तो यहाँ पे लिख दूं क्या? लोन फंड। बरोबर। लोन फंड कहाँ से आता है? हमने किसी से उधार लिया है। उधार लेने को क्या बोलते हैं? बोरो करना। तो लोन फंड बोल दो या बोरोड फंड बोल दो, जो कहना है कह लो। बोलो क्या बोलेंगे? लोन फंड या बोरोड फंड। सो ओन फंड में लिख दूं पहले? लिखो ओन फंड में कैपिटल रिजर्व, लिखो कैपिटल रिजर्व्स सरप्लस प्रॉफिट लॉसेस। अगर फिक्टिशियस असेट होती तो वो भी लॉस ही है ना। इफ एनी, मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे लिख करके दे दिया आपको, पेपर में एग्जांपल नहीं लिखे तो भी चलेगा। बोलो यहाँ पे कैपिटल कितना है? बोल बेटा। हाँ, रिजर्व सरप्लस कितने है? रिजर्व 15, सरप्लस कितना है? 0, प्रॉफिट 0, लॉसेस 0, फिक्टिशियस एसेट दिया ही नहीं है। अगर होगा तो लिख लेना इफ एनी, अगर है तो, अगर है तो, नहीं है तो नहीं भी लिखा चलता 0 वाला। वो तो बस आपको समझाने के लिए लिख के दे दिया, और एग्जांपल की क्या क्या आ सकता है। हाँ, ओन फंड हो गया। और क्या है? लोन फंड। और उसी को क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। बोरोड फंड। बोलो बोरोड फंड्स क्या क्या है यहाँ पे? हाँ, लिख दो क्या? 12% लोन। हाँ बोलो, पहले 12% लोन लिखो, फिर बता दो क्या करना है करंट लायबिलिटी का। लिखो 30,000, लिख दिया। और करंट लायबिलिटी कितनी दी है? अगला आइटम क्या है? बोलो करंट लायबिलिटी। अब आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में दिखाने से अच्छा क्या करते मालूम है? असेट में से माइनस कर देते हैं। बात तो एक ही है ना, या तो लायबिलिटी में दिखाओ या फिर असेट से माइनस करो। या तो लायबिलिटी साइड में दिखाओ या तो असेट से माइनस कर दो। क्या करना है? आज तक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी में दिखा देते थे ना करंट लायबिलिटी। इस बार क्या करना है? करंट लायबिलिटी को मालूम है असेट से माइनस करना है। देखो यहाँ पे पॉइंट ए क्या था? लायबिलिटी। पॉइंट बी क्या लिखूंगा मैं? असेट साइड। इसी को प्यार से बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। 3-4 लाइन के ऊपर जगह छोड़ दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूजेस ऑफ फंड। बताओ तो, यूजेस ऑफ फंड में कहाँ कहाँ हमने पैसा यूज किया? फिक्स असेट में यूज किया, इन्वेस्टमेंट में यूज किया, करंट असेट में यूज किया। बरोबर है क्या? ये देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, फिक्स असेट में पैसा यूज किया। कितना यूज किया बेटा? 60,000। इन्वेस्टमेंट में पैसा यूज किया। कितना यूज किया बेटा? और देखो तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मुन्ना, बोर्ड पे देखना। बता, असेट में देखो, मैंने अभी बॉक्स में लिख के कुछ नहीं लिखा, उसमें करंट असेट में कितना यूज किया बेटा? और ये करंट असेट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? ये करंट लायबिलिटी। बात एक ही है ना, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखो या असेट से माइनस करो। तो आपको क्या मिल गया? करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। उसी को आप लोग प्यार से वर्किंग कैपिटल बोलोगे। सर वापस बोलो, करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मराठीमध्ये म्हणतात खेळते भांडवल। सर मतलब क्या होता है? धंधे को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए आपके जेब में जो पैसा होना चाहिए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। यस और नो?
बरोबर है। पानी पूरी वाले के यहाँ मैं पानी पूरी खाने गया, 20 रुपए की पानी पूरी खाई और उसको 50 दिए, बोलो वापस कितने लूंगा? 30। उसने बोला साहब छुट्टा नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्या तेरे पास 30 रुपए का भी वर्किंग कैपिटल नहीं है? बिजनेस को डे टू डे बेसिस ऑपरेट करने के लिए जो आपके पास पैसा होना चाहिए वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। सो इसके पास डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करंट असेट में कितना है? 55। बट उसमें से नियर फ्यूचर में देना पड़ेगा, मतलब करंट लाइबिलिटी कितनी है? 30। तो उसके पास धंधा चलाने के लिए कितना बच रहा है? 25। तो यही तो 25 क्या है? वर्किंग कैपिटल। यही 25 क्या है? वर्किंग कैपिटल। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? पक्की बात? चलो लिख दिया कि मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम चेक करो, टोटल कर लो। बैलेंस शीट की टैली हो रही क्या? 50, 15, 65 और 30, 95। और असेट साइड की टोटल करना। ये देखो, ये डबल डबल मत लेने ना। 50 और 25 का नेट इफेक्ट ही क्या है? 55 और 30 का नेट इफेक्ट ही क्या है? 25। 60 और ये 70 और ये 25 कितना हो गया? 95। टोटल टैली। असेट लाइबिलिटी साइड की टोटल, असेट साइड की टोटल। कुछ था इसमें? लिख लो। क्या किया बेटा मैंने? बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया। अच्छा फर्क क्या है बता दो इसमें? करंट लाइबिलिटी हम लोग हॉरिजेंटल में लाइबिलिटी में लिखते हैं, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं? वर्टिकल में करंट असेट से माइनस। या करंट लाइबिलिटी कहाँ लिखेंगे? करंट असेट से माइनस। करूं? कर लिया? दूसरा क्वेश्चन अगेन, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। नीचे के बैलेंस शीट को किस में कन्वर्ट करना है? वर्टिकल बैलेंस शीट में। करो कन्वर्ट। करो बेटा कन्वर्ट करो। वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। सेम ऐसी है वन की तरह, आइटम भी सारे सेम है। कैपिटल कितना है? 80। रिजर्व्स एंड सरप्लस 20। देखो मैं यहीं पे लिख दूं, कैपिटल 80, रिजर्व सरप्लस 20। और क्या दिया है? 12% लोन 24,000। लिखा बेटा? और क्या दिया है? करंट लाइबिलिटी तो असेट से माइनस होगा। फिक्स असेट 75,000, इन्वेस्टमेंट 20, करंट असेट 44, 75, 20 और 44। और करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो 15,000 करंट असेट में से। 44 में से 20 गए 24।
सॉरी 44 में से 10 गए 34 और 5 गए 29,000। ये है वर्किंग कैपिटल। आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो ऐसे 44 माइनस 15, एक और तरीका बता देता हूँ लिखने का। 44,000 माइनस 15,000, आउटर कॉलम में 29,000। करो टोटल। 5 और 9 14, 4 चलो 7 और 8 और 2 10 और 2 12, 1,24,000। 1,24,000 हो गया। वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 2। कुछ था इसमें? सिंपल है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लो, वर्टिकल का। इनकम स्टेटमेंट को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। आज तक कैसे बनाते थे हम लोग इनकम स्टेटमेंट? बताना जरा। हॉरिजॉन्टल, बराबर है। अब कैसे बनाना है? वर्टिकल। कंपनी का फॉर्मेट आपको एज इट इज अप्लीकेबल नहीं है, आपको सिंपल इसमें क्वेश्चन आएंगे वर्टिकल फॉर्मेट के, एकदम इजी। समझ में आए दोनों? सिर्फ क्या फर्क था बैलेंस शीट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में? करंट लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में ना लिखते हुए कहाँ लिखते हैं हम लोग? असेट में करंट असेट से माइनस करेंगे। बोलो क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटी। हॉरिजॉन्टल में करंट लायबिलिटी कहाँ लिखते थे? लायबिलिटी साइड में। उसके बाद देखो अब ये वर्टिकल स्टेटमेंट कैसे रहेगा। इनकम में से इनकम है और ये सारे आपके यहाँ पे खर्चे। इनकम में से खर्चे माइनस कर दिए तो क्या आ गया आपका? प्रॉफिट। प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कैसे बनाया? अच्छे से ध्यान से सुनना। आज पहले कैसा बनाते थे हम लोग? पहले एक बार वो देख लो। ये ट्रेडिंग अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में क्या थे? खर्चे। क्रेडिट में इनकम। डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। बरोबर है? लिखो, नोट्स के अंदर में लिखना है। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अब वर्टिकल में। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट को। पहले ऐसा करते थे, देखो मैंने क्या लिख दिया पहले। ये कौन सा फॉर्मेट है? हॉरिजॉन्टल। अब कौन सा फॉर्मेट देख रहा हूं मैं? वर्टिकल। जोर से बोलते जाना फटाफट से। हाँ बोलो, ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताओ। पहले कैसा था? ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थे। परचेज कैसे रहेंगे? नेट परचेज, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे इधर। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या था? बोल। क्लोजिंग स्टॉक होता था। और इधर ये बैलेंसिंग फिगर क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। अपोजिट में आया तो ग्रॉस लॉस। वैसे पी एंड एल में क्या था बता बेटा? डेबिट में सैलरी। ग्रॉस लॉस आया तो डेबिट में। और बताओ कौन से खर्चे रहते थे? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। बराबर है क्या? कोई बैंक चार्जेस, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, भाई साहब। और इधर में ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता था, ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे अदर इनकम और इनडायरेक्ट इनकम रहती थी। अदर और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के एग्जांपल
डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आता था बैलेंसिंग फिगर? नेट प्रॉफिट, और ये टैली हो जाता। पहले ऐसा होता था ना, बराबर है कि नहीं? अब इसी को, ये हॉरिजेंटल है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। इस हॉरिजेंटल को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं कौन से फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर बेटा? वर्टिकल फॉर्मेट में करूँ कन्वर्ट। अभी हॉरिजेंटल था, लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट, अब मैं वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा अच्छे से, बरोबर? आ जाओ। ये जो परचेज और सेल है कैसे रहेगा बेटा? परचेज कैसे आएगा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये सेल कैसे आया? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल है ये, नेट सेल, नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस कर देते ना हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ वर्टिकल फॉर्मेट में। करूँ क्या कन्वर्ट? आ जाओ। ये देखो मैं इसको अब कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्मेट। ये क्या था? इनकम स्टेटमेंट। कौन सा फॉर्मेट था पहले वाला? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। चलो चलो मैं करूँ स्टार्ट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता? इनकम माइनस खर्चा, खत्म। बोलो, इनकम माइनस खर्चा, खत्म, इज इक्वल टू प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट के ऊपर सरकार को क्या देते हैं हम लोग? टैक्स। तो आखिरी में क्या बचता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट। चलो ध्यान देना। सो देखो मैं वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, अभी आप लिखना मत, अभी बस देखो। ए इनकम, इनकम में क्या क्या है? सेल्स है ना? सेल्स कैसा लेना है बेटा? बताओ। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये क्या हो गई आपकी? नेट इनकम। ये देखो सेल को कंसिडर कर लिया मैंने। अरे यही डेटा को वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूं। और कौन सी इनकम रहेगी? अदर इनकम। हो गया क्या? ये दोनों आ गए। अब ये इनकम में से क्या माइनस करेंगे? बोलो। माइनस करूं क्या? माइनस बोलो, देख करके बताओ कौन कौन से एक्सपेंसेस है। हाँ, अरे ये भी तो है ना, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी वगैरह भी आ गए, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया तो भी चलेगा। ये सारे खर्चे माइनस कर देता हूँ, बरोबर है कि नहीं? चलो अच्छे से ध्यान देना, ये सब माइनस करना पड़ेगा ना, खर्चे में लिखना है ना। अच्छा, खर्चे में जब हम लोग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अभी तक कंसिडर नहीं किया ना हमने। क्लोजिंग स्टॉक अभी तक कंसिडर कहाँ किया है? तो देखो ये ओपनिंग इधर है और क्लोजिंग
इधर है, तो ऐसा लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर है कि नहीं। और क्या क्या है, परचेज, और क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, बरोबर है क्या। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनल अकाउंट में बताया था क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनल अकाउंट टॉपिक में बताया था, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इन्हीं सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। और कौन से खर्चे, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सारे खर्चे लिख दिए। भाई साहब सब टिक लग गया क्या, ये तो बैलेंसिंग फिगर था ना, इसको टिक लगाने का काम नहीं, ये भी बैलेंसिंग फिगर था। हो गया क्या, देखो तो सारा डेटा मैंने जो आड़ा था उसको खड़ा कर दिया, सही है। अब बताओ, ये इनकम की टोटल है और ये सारे खर्चों की टोटल है। इनकम में से खर्चा माइनस किया तो क्या मिलता है, इनकम में से खर्चा माइनस किया तो क्या मिलता है, प्रॉफिट। इनकम 100, खर्चा 80, बोल प्रॉफिट 20। इनकम 100, खर्चा 120, क्या आया, लॉस, माइनस आया तो लॉस। कैसे आया, ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ये प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टैक्स। तो क्या बचेगा मेरे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है कि नहीं, लिख लो ये। इनकम में से खर्चा माइनस किया, प्रॉफिट, बरोबर। प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आपने अभी ये प्रॉफिट में बाइफरकेट करके नहीं बताया कि कौन सा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है और कौन सा नेट प्रॉफिट, बता दो, वो भी अगला पड़ा होगा इसमें का। इसी में ग्रॉस और नेट प्रॉफिट दोनों भी है, वो भी बता दो। पहले ये तो लिख लो, बेसिक फॉर्मेट है, फिर और डिटेल वाला भी बताता हूँ इसी में, है ना। पहले ये लिख लो, है ना, लिखो फटाफट से। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, डीसी का डिटेल फॉर्मेट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।